एप्लीकेशन में रूथलेस एंड मैं उतना नहीं हूँ का आज रात थोड़ा अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप डेली इसके मैक्सिमम जितने हो पाएंगे मेरे से पॉसिबल अपलोड करूँगा और मैक्सिमम चांस रहेंगे नेक्स्ट मंथ तक हम लोग से पूरा दोनों स्टोरीज़ को यूट्यूब के बराबर ला दूँगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेगुलर देखने में। और नई सीरीज़ भी एक अभी और डालूँगा, ड्रैगन प्रिंसेस की पड़ी हुई है और एक और नई डाल दूँगा आज। और बाकी आज अभी अपलोड कर रहा हूँ बाकी सीरीज़ की एपिसोड और कुछ मॉर्निंग में डाल दूँगा। मॉर्निंग या कॉलेज जाना होता है इस वजह से कभी भूल जाता हूँ। कल पॉसिबिलिटी होगा तो 12 बजे तक मैं डाल दूँगा। बाकी आज अभी 2 या 3 सीरीज हो पाएगी अपलोड करूँगा। गंगा, मैं तुम्हारा मुकाबला हूँ। डगलस ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपनी लंबी तलवार उठाई और गंगा पर हमला कर दिया। उसी समय जेके, एनके और बाकी लोग प्रीति पर टूट पड़े। प्रीति भले ही कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर थी, लेकिन उसकी ताकत वॉइड रेल्म के अहमद और नूर के सामने बहुत कम थी। अगर वे भिड़ते तो उसका हारना तय था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंपीरियल प्रिसेप्टर के घर में तुम जैसे नीच लोग भी होंगे, गंगा ने गुस्से में कहा। उसने डगलस को नज़रअंदाज किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधे प्रीति की ओर दौड़ पड़ा। उसी क्षण उसकी असली शक्ति सामने आई। वह अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म में पहुंच चुका था। ये देखकर डगलस और बाकी सब दंग रह गए। क्या ब्रॉन्ज रेल्म वाई वॉइड रेल्म? ये तो आगे बढ़ गया। ये कैसे संभव है? कुछ ही दिनों में न सिर्फ ठीक हो गया बल्कि और शक्तिशाली भी हो गया। सबकी हैरानी के बीच गंगा ने हाथ घुमाया और अपनी शक्तिशाली तकनीकें एक साथ जारी कर दी। 9 स्टार्स अलाइनमेंट, 9 फोल्ड फायर ड्रैगन्स, 6 फोल्ड गेल, आर्टिफैक्ट पैटर्न्स की एक्टिवेशन, डिवाइन सोल का संघनन और ट्रू एसेंस का विस्फोट। जैसे ही 9 स्टार्स अलाइनमेंट सक्रिय हुआ, उसने तुरंत अहमद और नूर को अपने घेरे में ले लिया। ये हमला उनकी क्षमता से कहीं अधिक था। चाहे ऊर्जा हो, तकनीक हो या आध्यात्मिक शक्ति, वे हर मामले में गंगा से बहुत पीछे थे। ऊपर से यह अटैक ऐसा था जिसमें बचने की कोई जगह नहीं थी। दोनों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। उन्हें मौत सामने दिखाई देने लगी। केओटिक स्लैश। उन्हें बचाने के लिए डगलस ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई। बिजली जैसी तेज तलवार की किरण निकली, जिसमें उसकी 9 लेयर ट्री कंसेप्शन की शक्ति भी शामिल थी। इस प्रहार ने 9 स्टार्स अलाइनमेंट को टक्कर दी और जोरदार धमाके के साथ उसे तोड़ दिया। अहमद और नूर ने राहत की सांस ली और तुरंत पीछे हटने लगे। वे जानते थे कि गंगा से सीधी लड़ाई करना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन तभी अचानक नीचे से एक भयानक ऊर्जा उठी। जोरदार धमाका हुआ और सबका ध्यान उधर गया। जंगल के अंदर से फिर से 9 सितारे निकलकर सीधे अहमद और नूर की ओर बढ़े। इस बार कोई प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिला। धड़ाम। दोनों उसी पल विस्फोट होकर खून की धुंध में बदल गए। बाकी मिश्रा फैमिली के लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। ये कैसे? डगलस ने तुरंत समझ लिया, यह मिरर इमेज था। वह पहले से जानता था कि गंगा के पास ये क्षमता है, लेकिन उसकी अचानक बढ़ी हुई ताकत और स्थिति की जल्दी में वह भ्रमित हो गया। गंगा, तुम्हारी प्रतिभा सच में डरावनी है, इसलिए होली एम्परर ने तुम्हारे खिलाफ आदेश जारी किया है, डगलस ने कहा और अपने हमले और तेज कर दिए ताकि गंगा को व्यस्त रखा जा सके। अब केवल 3 मिश्रा फैमिली के सदस्य बचे थे जो प्रीति को घेरने लगे। ये देखकर गंगा ने तुरंत कहा, कैनन, जाओ। उसने हाथ घुमाया और एक मोटा पीला साया बिजली की तरह आगे बढ़ा। वो था कैनन। कैनन अब कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर था और किसी भी समय वॉइड रेल्म में पहुंच सकता था। उसकी असली ताकत पहले ही वॉइड रेल्म के बराबर थी। वुफ! कैनन ने गरजते हुए हमला किया। उसका चेहरा भले ही गोलमटोल और थोड़ा मज़ेदार लगता था, लेकिन उसकी आंखों में भयंकर लड़ाई की आग थी। तीनों मिश्रा फैमिली के सदस्य सतर्क हो गए। उनमें से एक आगे बढ़ा और पूरी ताकत से तलवार चलाकर कैनन पर हमला किया। लेकिन कैनन ने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने अपना मुंह खोला और एक विशाल डेमोनिक एनर्जी की धारा छोड़ी। धड़ाम! तलवार की रोशनी पल भर में टूट गई और वह ऊर्जा सीधे उस व्यक्ति की ओर बढ़ी। आह! वह घबराकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैनन ने अपने सिर को घुमाकर उस ऊर्जा को उसके पीछे मोड़ दिया। धम! वह तुरंत फटकर खून की धुंध में बदल गया। ये देखकर बाकी लोग हिल गए। गंगा तो शक्तिशाली था ही, लेकिन उसका पालतू कुत्ता भी इतना भयानक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बाकी 2 लोग तुरंत मिलकर कैनन पर हमला करने लगे, लेकिन कैनन ने तिरस्कार भरी नज़र से उन्हें देखा।
उसने एक डेमोनिक एनर्जी की पतली डोरी निकाली जो चाबुक की तरह घूमती हुई एक व्यक्ति के चारों ओर लिपट गई। वो व्यक्ति पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया वह डोरी और कस गई और अगले ही पल उसके शरीर को 4 टुकड़ों में काट दिया। उसका शव जमीन पर गिर पड़ा। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा था। वह डर से कांप उठा और भागते हुए डगलस की ओर चिल्लाया, ये दानव बहुत ताकतवर है, जल्दी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई, उसकी आवाज़ डर में ही अटक गई। तोप ने दुश्मन को भागने का कोई मौका नहीं दिया और उसने दानवी ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ छोड़ दिया जिसने आखिरी आदमी को भी मार गिराया। इस तरह मिश्रा फैमिली के समूह में अब केवल डगलस ही बचा था। पलक झपकते ही तोप ने 3 लोगों को मार दिया, जिससे एक तरफ खड़ी प्रीति पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह मदद करने वाली थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह बेकार है और कोई सहायता नहीं कर सकती। वुफ वुफ। मिश्रा फैमिली के 3 सदस्यों को खत्म करने के बाद डापाओ गरजा और हवा में छलांग लगाकर गंगा और डगलस की ओर दौड़ा ताकि गंगा की मदद कर सके। अड़पाओ, पीछे हटो और प्रीति की रक्षा करो, गंगा ने आदेश दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डापाओ इस लड़ाई में शामिल हो। डगलस बहुत शक्तिशाली था और प्रेजेंट में डापाओ उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। गंगा, तुम सच में एहसान फरामोश हो, हमने तुम्हें बचाया और तुमने हमें ही मार डाला। डगलस ने गुस्से से गंगा को घूरा और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा। विंड इंटेंट के बढ़ावे के साथ गंगा ने डगलस के हमले से बचते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे रोककर मारने की कोशिश की, क्या मैं खुद अपना सिर आगे कर दूं? और जहां तक एहसान की बात है, क्या मुझे मारना भी कोई एहसान है? ये कहते हुए गंगा ने हाथ हिलाया और गले तथा फायर ड्रैगन की शक्ति से बड़ा हुआ 9 स्टार लिंक्ड बीड्स हमला डगलस की ओर छोड़ा। डगलस अकबर की तरह वॉइड रेल्म के शिखर पर था, लेकिन उसकी ताकत साफ तौर पर अकबर से कम थी। वॉइड रेल्म में प्रवेश करने के बाद गंगा अब सीधे मुकाबले में उसका सामना कर सकता था। इस समय 9 स्टार्स अलाइनमेंट तकनीक ने संकेंद्रित तारकीय ऊर्जा के साथ भयंकर हमला किया। डगलस ने अपनी 70% शक्ति लगाकर उसे रोका। ये लड़का वाकई बेहद प्रतिभाशाली है। अभी अभी वॉइड रेल्म में आया है, फिर भी इसकी ताकत लगभग मेरी बराबरी कर रही है। डगलस ने मन ही मन सोचा और अपनी 7धारी शैन हथियार तलवार को घुमाया। उसकी उग्र ट्रू एनर्जी उमड़ पड़ी और तलवार का प्रकाश पेड़ की शाखाओं की तरह फैलता हुआ गंगा की ओर बढ़ा। साथ ही उसने 9 फोल्ड ट्री का सार भी जारी किया और विशाल वृक्ष जैसी छाया उसकी तलवार कला और दिव्य शक्ति के साथ पूरी तरह मेल खाकर उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा रही थी। ये दिव्य शक्ति देखकर प्रीति चौंक गई। वो इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन को अच्छी तरह जानती थी और इस शक्ति की भयानकता से परिचित थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत गंगा को संदेश भेजा, सावधान रहो, ये डगलस की द ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स है, जिसकी हमला सीमा और शक्ति बहुत ज्यादा है। गंगा की आंखें हल्की सिकुड़ गईं, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी स्टार एनर्जी सक्रिय की और तलवार से डगलस पर हमला करते हुए कहा, पहले अपराध तुमने किया है, इसलिए मुझे तुम्हें मारने का दोष मत देना। बूम। एक जबरदस्त धमाके के साथ तलवार कांपी और घूमते हुए प्रकाश का भंवर बना दिया। विंड इंटेंट से बड़ी गति के कारण वह बेहद तेज था और उससे निकलने वाली शक्ति मानो शून्य को चीरने वाली थी। रॉर। फायर ड्रैगन की गर्जना गूंजी और पूरा फायर ड्रैगन उस भंवर में समा गया। वॉइड रेल्म के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करने के बाद गंगा की समझ इतनी बढ़ गई थी कि उसकी तत्व शक्तियां पूर्ण सामंजस्य में थीं। अब 9 फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट पूरी तरह तलवार में समाहित था, बिना किसी ऊर्जा के व्यर्थ हुए। ये हमला, जो मानो पूरे आकाश को निगल सकता था, अभूतपूर्व शक्ति तक पहुंच गया और आकाश पृथ्वी को हिला दिया। चारों ओर की ऊर्जा, पदार्थ और हवा उस भंवर में खींचकर चूर चूर हो रही थी। प्रीति और डापाओ दूर होने के बावजूद उस खिंचाव को महसूस कर सकते थे, इसलिए वे और पीछे हट गए। भंवर तलवार किरण कई दर्जन मीटर चौड़ी थी, लेकिन डगलस की ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स शक्ति के कारण वह फैलकर सैकड़ों मीटर चौड़ी हो गई, मानो विशाल वृक्ष हो। लेकिन जैसे ही भंवर शाखाओं के पास पहुंचा, वे शाखाएं उसमें खींच गईं। पहले शाखाओं के सिरे टूटे, फिर पूरी शाखाएं भंवर में समा गईं। बूम। अंत में एक भयानक विस्फोट हुआ। दोनों शक्तियां अपनी सीमा तक पहुंचकर फट पड़ीं
और चारों ओर लहरों जैसी ऊर्जा फैल गई। नीचे का जंगल इस टक्कर को सह नहीं पाया, पेड़ टूट गए, जमीन धंस गई, मानो भूकंप आ गया हो। इस मुकाबले में गंगा और डगलस बराबरी पर रहे। वॉइड रेल्म का प्रारंभिक चरण और इतनी ताकत, डगलस ने हैरानी से गंगा को देखा। गंगा, शाही आदेश के तहत तुम्हारी गिरफ्तारी तय है, तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं है। उसने तलवार कसकर पकड़ी और फिर से हमला करने की तैयारी की। तभी अचानक अनन्या सिटी की दिशा से हजारों लोग उड़ते हुए आए। अनन्या सिटी के लोग आ गए हैं। गंगा सतर्क हो गया और भीड़ में उसने अभिराम को पहचान लिया। अब उसकी ताकत वॉइड रेल्म के शिखर के व्यक्ति का सामना कर सकती थी, लेकिन अगर अभिराम और डगलस मिल गए तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। अभिराम ने देखा कि गंगा वॉइड रेल्म के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुका है, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और रेड सेक्ट के सैनिक चारों ओर फैल गए, गंगा को घेरते हुए। फिर उसने डगलस से कहा, जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में गंगा का पीछा करने बाहर आए हो, लेकिन यह अजीब है कि वह अनन्या सिटी से भाग कैसे गया। डगलस ने कहा, रिचर्ड का उससे संबंध है, उसने ही मदद की होगी। फिर बोला, अभिराम, चलो मिलकर पहले गंगा को खत्म करते हैं। मिलकर? अभिराम ने आश्चर्य से गंगा को देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, लेकिन उसे मारने के बाद इनाम किसे मिलेगा? डगलस बोला, इनाम बाद में बांट लेंगे, अभी सबसे जरूरी है गंगा को मारना। मुझे मारना? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है? डगलस की बात पूरी होने से पहले ही गंगा ने तलवार घुमाई और उस पर हमला कर दिया। गंगा गरजा, डगलस की बात को बीच में ही काटते हुए, और तुरंत एक और चाल, डिवॉरिंग द स्टार्स, का प्रयोग किया। स्टार एनर्जी संकेंद्रित हो गई और फायर ड्रैगन तथा विंड इंटेंट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। भंवर जैसी तलवार की रोशनी भयावह शक्ति के साथ डगलस की ओर बढ़ी। इस हमले को देखकर रेड सेक्ट के सभी लोग चौंक गए। वे सभी अपने सेक्ट प्रमुख अभिराम की ताकत जानते थे, जो वॉइड रेल्म के शिखर के बीच भी कमजोर नहीं था, लेकिन गंगा की इस दिव्य शक्ति के सामने वह कुछ कमजोर लगता था। भले ही गंगा ने अभी वॉइड रेल्म के प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, है ना? शायद यही प्रतिभा होती है, ऐसी प्रतिभा जिससे होली एम्परर तक सावधान रहता है। सब लोग भावुक हो उठे और अभिराम भी इससे अछूता नहीं था। उसे आखिर समझ आ गया कि डगलस उससे हाथ मिलाना क्यों चाहता था। गंगा के अचानक हमले का सामना करते हुए डगलस ने लापरवाही नहीं की और तुरंत ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स तकनीक का उपयोग किया। उसने शाखाओं जैसी तलवार की रोशनी फैलाकर भंवर तलवार को रोकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ये चाल चलाई, उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उसका चेहरा बदल गया और उसने जोर से अभिराम को चिल्लाकर कहा, पीछे सावधान रहो। अभिराम का दिल कांप उठा। उसने तुरंत अपने पीछे एक जबरदस्त स्टार एनर्जी की हलचल महसूस की और ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। नहीं, यह एक मिरर इमेज है। अभिराम घबरा गया। उसने अपनी कीमती तलवार उठाई और पीछे की ओर वार किया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि वह अपनी पूरी शक्ति या दिव्य क्षमता का उपयोग भी नहीं कर सका, बस एक साधारण तलवार की रोशनी से बचाव किया। उसी क्षण ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स की तलवार ने गंगा के भंवर को आसानी से तोड़ दिया। इससे साबित हो गया कि वह केवल एक भ्रम, इल्यूजन था, असली हमला नहीं। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। गंगा का असली डिवॉरिंग द स्टार्स हमला मिरर इमेज से परावर्तित होकर सीधे अभिराम की पीठ पर जा लगा। अचानक हुए हमले से अभिराम चीख उठा। वह खिंचाव की शक्ति से भंवर में खींच गया। उसने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें ताकत ही नहीं बची थी। नहीं, अभिराम स्तब्ध था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गंगा ऐसा चालाक हमला करेगा। गंगा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सामने से लड़ाई में भी शायद वह इसे झेल नहीं पाता। अभिराम ने अपनी ट्रू एसेंस से एक सू डिफेंसिव ढाल बनाई, जिससे वह तुरंत चितड़े होने से बच गया। लेकिन वह भंवर में घूमता रहा। उसकी गति बढ़ती गई और धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला पड़ गया। उसके शरीर से खून की धाराएं बहने लगीं। स्पष्ट था कि उसकी रक्षा टूट चुकी थी। बूम! अचानक भंवर तलवार फट गई और ऊर्जा चारों ओर फैल गई। रेड सेक्ट के लोग घबरा गए और जल्दी जल्दी पीछे हटने लगे।
जब नीली स्टार एनर्जी छट गई तो अभिराम आसमान से गिर पड़ा, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ। वो अभी जिंदा था, लेकिन मौत के बेहद करीब। ये दृश्य देखकर रेड सेक्ट के लोग और भी डर गए। अभिराम ने ऊपर देखा, उसकी नजरें गंगा पर टिकी थीं, जिनमें डर और अविश्वास भरा था। उसे लगा था कि वह गंगा का सामना कर सकता है, लेकिन एक ही वार में उसकी यह हालत हो गई। पीछे हटो, अभिराम ने अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाया। उसके लोग तुरंत आगे आए, उसे संभाला और गिरने से बचाया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अपनी ट्रू एनर्जी भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। रेड सेक्ट के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन अब उनमें लड़ने का आत्मविश्वास नहीं बचा था। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। गंगा ने तलवार घुमाई और 9 स्टार्स लिंक्ड बीड्स हमला किया, जिसने अभिराम और उसके आसपास के कई लोगों को घेर लिया। चूंकि वे गंगा को मारना चाहते थे, इसलिए उसने भी तय कर लिया कि जितनों को हो सके खत्म कर देगा। अभिराम पहले से ही घायल था और विरोध नहीं कर सका, बाकी लोग भी बहुत कमजोर थे। जैसे ही 9 तारे एक सीध में आए, अभिराम समेत सैकड़ों लोग तुरंत मारे गए। ये दृश्य देखकर बाकी रेड सेक्ट के लोग पूरी तरह डर गए। वे तुरंत अनन्या सिटी की ओर भाग गए, डरते हुए कि कहीं गंगा उन्हें भी खत्म न कर दे। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। वे आए भी जल्दी और बुरी हालत में लौट भी गए। इतना शक्तिशाली, प्रीति बुदबुदाई। हालांकि वह गंगा से बड़ी थी, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई जब उसने गंगा को देखा। लेकिन वह जानती थी कि वह उसके योग्य नहीं है, इसलिए उसने खुद को संभाला और डगलस की ओर देखा, जो अब अकेला बचा था। डगलस का चेहरा बेहद गंभीर था। गंगा की ताकत और अनुभव उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थे। अगर रेड सेक्ट के लोग अनन्या सिटी पहुंचकर खबर फैला देंगे, तो जल्द ही हजारों लोग गंगा को घेर लेंगे। तब चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, वह नहीं बच पाएगा। अभी बस मुझे उसे रोक कर रखना है। भारी नुकसान के बावजूद डगलस हार मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि वह गंगा को नहीं मार सकता, लेकिन खुद को बचा सकता है। गंगा ने उसकी सोच समझ ली और अपनी 5 पैटर्न मिस्टिक स्वॉर्ड को वापस रख लिया। ये देखकर डगलस चौंक गया। क्या गंगा लड़ाई छोड़ रहा है? तुम मुझे रोककर मदद आने का इंतजार कर रहे हो? गंगा ने ठंडे स्वर में कहा, जिसमें तिरस्कार साफ झलक रहा था। अफसोस है कि तुम वॉइड रेल्म के शिखर पर होकर भी लड़ने की इच्छा नहीं रखते। तुम्हें प्रतिभा नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति सीमित कर रही है। गंगा, मुझे तुम्हारे फैसले की जरूरत नहीं। डगलस ने गुस्से में तलवार उठाई। गंगा बोला, अनन्या सिटी को खबर जल्दी मिल जाएगी। मैं फिर से घिरना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें जल्दी खत्म करना होगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। डगलस चौंक गया। क्या तुमने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई? सही कहा, अब तुम्हें मेरा अंतिम वार दिखाता हूं। गंगा की आंखों में घातक इरादा चमका। उसने हाथ उठाया और उसकी चेतना में रॉथ ऑफ द स्काई प्रकट हुआ। उसका मैग्मा जैसा धनुष लाल लकीरों से भरा था और उसमें भरी भयावह स्टार एनर्जी को देखकर डगलस का चेहरा बदल गया। डगलस ने रॉथ ऑफ द स्काई को देखते हुए हैरानी से कहा, यह किस तरह का हथियार है? गंगा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वो हथियार जो तुम्हें मार देगा। गंगा ने अपना धनुष खींचा और एक तीर चढ़ाया, अपने शरीर की सारी स्टार एनर्जी को खींचकर एक नीले तीर में बदल दिया, जिस पर लाल धारियां बह रही थीं। जैसे ही वह तीर बना, डगलस को मौत का खतरा महसूस हुआ और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, ये कैसे संभव है? उसकी ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है? अगले ही पल, उसने बिना एक सेकंड गनवाए तुरंत पलटकर भागना शुरू कर दिया। दिशा की परवाह किए बिना गंगा से उल्टी दिशा में तेजी से उड़ गया। सूंस, एक तेज आवाज के साथ तीर आसमान में निकल गया। पलक झपकते ही लगभग 800 मीटर दूर अचानक वैसा ही एक स्काई एरो प्रकट हो गया। ओह नहीं, मिरर इमेजरी! इतना पास तीर देखकर डगलस तुरंत समझ गया कि गंगा मिरर इमेज टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि दूरी को पार करके तीर की गति बढ़ा सके। उसने तुरंत साइड में हटकर तीर से बचने की कोशिश की। सूंस, तीर एक रोशनी की लकीर बनकर उसके सीने को भेद गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस तीर की ऊर्जा असली जैसी नहीं लग रही थी। डगलस का दिल धड़क उठा, तब उसे एहसास हुआ कि यह तीर असली नहीं बल्कि एक भ्रम, इल्यूजन था। तो असली तीर कहाँ है? सोचने का समय नहीं था। वह फिर से तेजी से भागने लगा।
जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पीछे से सितारों जैसी भयानक दबाव की लहर आई, जिससे उसे भारी खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत साइड में हट गया। लेकिन अब बचना बेकार था, क्योंकि स्काई पियर्सिंग एरो उसका पीछा कर सकता था। धड़ाम! नीला तीर उसकी पीठ में लगा और एकदम से लाल खून की धुंध में फट गया। उस वार की ताकत से वह आगे की ओर और तेज उछल गया। उसकी पीठ खून से लथपथ थी, उसकी सुरक्षा करने वाली ट्रू एसेंस टूट चुकी थी, और स्काई एरो ने उसकी हड्डियां चकनाचूर कर दी और अंदरूनी अंग फाड़ दिए। आह! डगलस दर्द से चिल्लाया। अब उसमें लड़ने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। गंगा उसके लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। उसे नहीं पता था कि गंगा और कौन-कौन से भयानक तरीके इस्तेमाल कर सकता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद डगलस ने खुद को मजबूर किया, अपनी ट्रू एसेंस को चलाया और सबसे नज़दीकी शहर अनन्या सिटी की ओर उड़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि वहां पहुंचकर कोई उसकी मदद कर देगा और वह बच जाएगा। लेकिन उसी समय गंगा ने एक ऐसा तलवार वार किया जिसने मानो पूरे तारों भरे आकाश को निगल लिया। तलवार की रोशनी से बना भंवर एक भयानक खिंचाव पैदा कर रहा था, जिसे घायल डगलस बिल्कुल भी झेल नहीं सका। वो उस भंवर में खींच गया और जोरदार चोट खाए। जब रोशनी खत्म हुई तो उसका शरीर लगभग चूर चूर हो चुका था। गंगा भी हैरान था, वॉइड रेल्म के शिखर पर पहुंचा हुआ ये कल्टिवेटर इतनी हालत में भी जिंदा था। गंगा, कृपया मुझे छोड़ दो, डगलस ने अपनी आखिरी ताकत से कहा। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन गंगा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और तुरंत एक और स्टासोलोइंग हमला किया, जिसने डगलस को पूरी तरह खत्म कर दिया। ये जगह ज़्यादा देर रुकने के लिए सुरक्षित नहीं थी। गंगा ने उसका स्टोरेज रिंग लिया, तुरंत प्रीति के पास पहुंचा और हाथ हिलाकर तोप को अपने स्पेशल ब्रेसलेट में रख लिया। फिर उसने कहा, चलो। प्रीति होश में आई और तुरंत गंगा के पीछे पीछे उड़ने लगी। दोनों पहाड़ों और जंगलों के ऊपर नीचे उड़ते हुए तेजी से ईगल सिटी की ओर बढ़ गए। गंगा की पीठ को देखते हुए प्रीति की आंखों में प्रशंसा साफ झलक रही थी। अभिराम और डगलस को अकेले मार गिराने का गंगा का कारनामा उसे पूरी तरह हिला चुका था। अब गंगा उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया था। साथ ही प्रीति को गंगा जैसा युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति पसंद भी आने लगा था। उधर जैसे ही गंगा ईगल सिटी की ओर जा रहा था, पूरा अनन्या सिटी हड़कंप में था। रेड सेक्ट से आई खबर पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। गंगा सच में वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर तक पहुंच गया है। उसकी प्रगति की गति तो राक्षसी है। रेल्म से ज़्यादा अहम बात यह है कि रेड सेक्ट का सेक्ट लीडर अभिराम, जो वॉइड रेल्म के शिखर पर था, उसे भी गंगा ने मार दिया। ऐसा लगता है कि अब सिर्फ इमॉर्टल रेल्म के लोग ही उसे रोक सकते हैं। जरूरी नहीं। अगर लोग ज़्यादा हों तो चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। हाँ, और अगर सब मिलकर हमला करें तो वह बच नहीं सकता। इन चर्चाओं के बीच अनन्या सिटी के लोग बड़ी संख्या में शहर से बाहर निकल पड़े और यानशन गेट द्वारा बताए गए दिशा में बढ़ने लगे। जल्द ही वे उस जगह पहुंचे जहां लड़ाई हुई थी। जब उन्होंने डगलस की लाश देखी तो सभी स्तब्ध रह गए। वॉइड रेल्म के शिखर पर पहुंचा हुआ कल्टिवेटर कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता, हर एक अपने क्षेत्र का शक्तिशाली शासक होता है। और गंगा ने ऐसे दो लोगों को अकेले मार दिया, ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। सबको ये भी यकीन था कि इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन अब गंगा को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। गंगा का पीछा करने वाली भीड़ बढ़ती गई। हर शहर और कस्बे में खबर फैलती गई और पीछा करने वालों की संख्या बढ़ती गई। शाम तक ये संख्या 1 मिलियन तक पहुंच गई। पूरा आसमान काले साए से ढका हुआ था और हर व्यक्ति के हाथ में एक मैग्नीफाइंग मिरर था, जिससे नारंगी पीली रोशनी निकल रही थी। दृश्य बेहद भव्य और डरावना था। इधर गंगा एलिसन जी सिटी पहुंच चुका था। यहाँ ब्लैक फायर सेक्ट की एक शाखा थी, जहाँ सोनाक्षी के इंतजाम के तहत गंगा की मदद के लिए सब कुछ पहले से तैयार था। शाम को गंगा और ब्लैक फायर सेक्ट के लोग शहर से बाहर निकले। हालांकि शहर के गेट बंद थे, लेकिन ब्लैक फायर सेक्ट के लोगों ने गार्ड्स से मिलकर आसानी से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। शहर से कुछ दर्जन मील दूर पीछा करने वालों का एक विशाल काला समूह दिखाई दे रहा था। दूर से ही गंगा और उसके साथियों को वह साफ दिख रहा था। 1 मिलियन लोग सिर्फ गंगा का पीछा कर रहे थे, ये सोचकर उसे हंसी भी आए। लेकिन उससे ज्यादा उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास था।
इतने लोगों के सामने लड़ना तो दूर, अगर हर कोई एक एक ट्रू लाइट भी छोड़ दे तो वो पल भर में राख बन जाएगा। कुछ ही देर में गंगा ब्लैकफायर सेक्ट के लोगों के साथ एयरशिप फ्लाइट पॉइंट पर पहुंच गया। जैसे ही खाली जहाज आया वे उसमें सवार होकर ईगल सिटी की ओर निकल पड़े। ये किंगडम का आधिकारिक परिवहन साधन था। हालांकि अब पहचान सत्यापन के लिए मिरर ऑफ ट्रूथ जरूरी था, लेकिन ब्लैकफायर सेक्ट ने जहाज के कर्मचारियों को रिश्वत देकर गंगा को आसानी से चढ़ा दिया। जहाज ईगल सिटी की ओर उड़ गया, जबकि लाखों पीछा करने वाले अभी भी अनन्या सिटी और एलिसन जी सिटी के आसपास खोज में लगे थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि गंगा पहले ही निकल चुका है। ईगल सिटी पहुंचने के बाद, क्योंकि शहर के बाहर कोई फ्लाइट पॉइंट नहीं था, गंगा और उसके साथी सीधे उड़कर नीचे उतरे। शहर के गेट पर एलिसन जी सिटी शाखा के नेता ने उनका स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित अंदर ले जाया गया। सिटी गार्ड्स की सुरक्षा में वे सीधे सिटी लॉर्ड के महल की ओर बढ़े। ये सब देखकर गंगा को एहसास हुआ कि ब्लैकफायर सेक्ट ने किंगडम में उसकी उम्मीद से भी ज्यादा गहराई तक घुसपैठ कर ली है। अगर यह सिर्फ 1% भी है तो भी उमेश से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। सीनियर ब्रदर। जैसे ही गंगा सिटी लॉर्ड के महल के सभा कक्ष में दाखिल हुआ, अंदर से एक हैरान आवाज सुनाई दी। ईगल सिटी के सिटी लॉर्ड के महल के अंदर सोनाक्षी खुशी से भरे चेहरे के साथ तेजी से गंगा की ओर बढ़ी। उसके पीछे ब्लैकफायर कल्ट के कई शक्तिशाली लोग मौजूद थे, जिनमें सुदेश और मयंक भी शामिल थे। गंगा को बचाने के लिए डेमन डांग की होली माउंटेन ने अपनी पूरी एलीट ताकत भेज दी थी। केवल कुछ लोग ही आधार की रक्षा के लिए पीछे छोड़े गए थे, जबकि सोनाक्षी के साथ 4 अनडाइंग रेल्म के एक्सपर्ट आए थे। ऐसा लाइनअप बेहद शक्तिशाली था। जब तक उन्हें चारों तरफ से घेरा न जाए और उन्हें कोई रास्ता मिल जाए, वे गंगा को बचाते हुए घेरा तोड़ सकते थे। जूनियर सिस्टर, तुमने बहुत मेहनत की, गंगा ने सोनाक्षी को देखते हुए कहा, और उसका तनाव थोड़ा कम हो गया। सोनाक्षी के पीछे खड़े सुदेश ने मजाक में कहा, वेनरेबल चैन, लगता है इस बार आपको सच में हमारे ब्लैकफायर सेक्ट में शामिल होना पड़ेगा, वरना पूरे ब्लैक स्टार पर आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। गंगा हल्का मुस्कुराया और बोला, बस ब्लैकफायर कल्ट को मेरे कारण परेशानी न हो। सोनाक्षी की बातों से गंगा को पता चला कि ईगल सिटी पर ब्लैकफायर कल्ट का काफी मजबूत कंट्रोल है। सिटी लॉर्ड, सिटी गार्ड्स और लगभग सभी ऑफिसर ब्लैकफायर कल्ट के सदस्य थे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की स्थिति के बारे में बात की। गंगा बोला, जूनियर सिस्टर, इस बार घेराबंदी बहुत बड़ी है। मेरा पीछा करने वालों की संख्या शायद 100 मिलियन से भी ज्यादा है। तुम्हारा क्या प्लान है? सोनाक्षी ने सीधे कहा, पहचान बदलकर घेरा पार करेंगे। अगर पकड़े गए तो जबरदस्ती रास्ता बनाएंगे। गंगा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जबरदस्ती निकलना बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि ब्लैकफायर कल्ट के लोग मेरी वजह से मरें। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या यहाँ कोई टेलीपोर्टेशन अरे है? सोनाक्षी ने सिर हिलाया, नहीं। काफी चर्चा के बाद सबको समझ आ गया कि घेरा तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुदेश बोला, वेनरेबल चैन, हमारे पास 4 अनडाइंग रेल्म एक्सपर्ट हैं। पोप खुद वॉइड रेल्म के शिखर पर है, जिसकी ताकत अनडाइंग रेल्म के बराबर है, यानी हमारे पास 5 अनडाइंग रेल्म जितनी ताकत है। घेरा बहुत लंबा है, एक जगह से तोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 अनडाइंग रेल्म एक्सपर्ट मिलेंगे। लड़ाई हुई तो भी हम डरते नहीं। गंगा ने सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो यही तरीका सही है। सभी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करने के बाद गंगा अपने कमरे में लौट गया, ताकि थोड़ा आराम कर सके और अपने विचार व्यवस्थित कर सके। कमरे में पहुंचकर उसने हार्ट ऑफ फ्लेम्स निकाला। उसका फायर ड्रैगन इंटेंट पहले ही 9वें स्तर पर था और वह वॉइड रेल्म में भी पहुंच चुका था। अब वह इसे प्रोफाउंड रेल्म तक बढ़ा सकता था, लेकिन समय बहुत कम था। उसके पास एकांत साधना का मौका नहीं था। इसके अलावा उसने अनजाने में 37 सौरस स्वॉर्ड्स भी हासिल कर ली थीं, जो स्टारफॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के पहले स्तर के लिए काफ़ी थीं। उसकी डिवाइन सेंस भी अब 1 मिलियन स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिससे वह रिफाइनिंग गॉड टेक्निक की कई तकनीकें सीख सकता था। कुल मिलाकर उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने के कई तरीके थे। समस्या सिर्फ एक थी, समय की कमी। काफ़ी सोचने के बाद गंगा ने तय किया कि सबसे तेज तरीका उसकी कल्टिवेशन लेवल बढ़ाना है। नलीन की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर पर पहुंच चुका था और उसका पर्पल मैंशन लगभग भर चुका था।
बस 10% और बढ़ते ही वह मिड स्टेज वॉइड रेल्म में पहुंच सकता था। पहले कल्टिवेशन लेवल बढ़ाता हूं, ये सोचकर गंगा ने ध्यान लगाया। उसने बाएं हाथ में क्रिम्सन स्टार स्टोन का टुकड़ा और दाएं हाथ में चौथे स्तर का स्पिरिट स्टोन लिया और 9 रेवोल्यूशन स्टार टेक्निक का अभ्यास शुरू किया। पहले वो इन कीमती चीजों को इस्तेमाल करने से बचता था, लेकिन अब स्थिति गंभीर थी, ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी था। अगर मैं मर गया तो ये सब चीजें बेकार हो जाएंगी। रात बीत गई। सीनियर ब्रदर, चलने का समय हो गया है। सुबह सोनाक्षी की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। गंगा ध्यान से बाहर आया और महसूस किया कि उसका पर्पल मैंशन अब ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच चुका है। उसकी डिवाइन सोल की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। वो सोचने लगा, लगता है वॉइड रेल्म में आने के बाद स्पिरिचुअल पावर की वृद्धि सोल कंडेंसेशन रेल्म से भी ज्यादा होती है। वो बाहर निकलते हुए सोच रहा था, अगर मुझे एक और दिन मिल जाता तो मैं मिड स्टेज वॉइड रेल्म में पहुंच जाता। तभी मास्टर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, अगर तुम सच में मिड स्टेज वॉइड रेल्म में पहुंच जाते तो तुम राक्षस बन जाते। स्टार सी में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कुछ दिनों में 2 स्तर बढ़ा पाते हैं, और वे सब सबसे शक्तिशाली बनते हैं। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है। गंगा बोला, अगर मैं अपने केओस डिवावरिंग होली बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर पाता तो मैं सारे स्पिरिट स्टोन्स और क्रिम्सन स्टार स्टोन्स को एक साथ निगलकर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता था। मास्टर ने कहा, छोटे स्तरों पर तेजी से प्रगति संभव है, लेकिन बड़े स्तरों पर समझ, कॉम्प्रहेंशन जरूरी होती है, सिर्फ ऊर्जा काफी नहीं होती। इसी बीच गंगा ने दरवाजा खोला। बाहर ब्लैकफायर कल्ट के सभी लोग तैयार खड़े थे, सोनाक्षी के पीछे, उसके आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे ईगल सिटी छोड़ सकें। गंगा ने क्रिएशन डिवाइन स्किल का उपयोग करके अपनी शक्ल और कपड़े बदल लिए और सबके साथ शहर से बाहर निकल पड़ा। शहर के अंदर हर जगह लोग गंगा के बारे में बातें कर रहे थे। सुना है गंगा हमारे ईगल सिटी में आया है। असंभव, वह तो अनन्या सिटी में था, उसके पीछे तो लाखों लोग थे। अगर उसे पकड़ना आसान होता तो होली एम्परर खुद आदेश क्यों जारी करता? लगता है एम्पायर के अंदर भी उसके लोग हैं जिन्होंने उसे यहाँ पहुँचाया। इन बातों को सुनकर गंगा ने भौहें सिकोड़ ली और सोनाक्षी को आवाज के जरिए कहा, जूनियर सिस्टर, लगता है एलिसन जी सिटी की शाखा में कोई गद्दार है, मेरी जानकारी लीक हो गई है। सोनाक्षी ने जवाब दिया, हम तुरंत ईगल सिटी छोड़ देंगे, वे आएंगे भी तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुदेश ने कहा, छोटे इलाके में घिरना खतरनाक है, चाहे ताकत कितनी भी हो, लाखों लोगों का सामना करना मुश्किल है। केवल 3 फेजेस रेल्म में पहुंचकर ही कोई इतनी बड़ी सेना का सामना कर सकता है। बात करते करते वे सिटी लॉर्ड की सुरक्षा में शहर से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे ईगल सिटी से बाहर आए, उन्होंने देखा चारों तरफ से काले बादलों जैसी विशाल भीड़ उनकी ओर बढ़ रही थी, जितनी नजर जाए उतनी दूर तक फैली हुई। स्पष्ट था, ये सभी गंगा के लिए आए थे। सुदेश का चेहरा बदल गया। जल्दी चलो। सबने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से ईगल सिटी से दूर जाने लगे। तभी अचानक आसमान से एक तेज आवाज गूंजी, गंगा, सामने आ जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ये सुनते ही गंगा और ब्लैकफायर कल्ट के सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वॉइड रेल्म के शिखर पर एक कल्टिवेटर उड़ता हुआ ईगल सिटी में आ रहा था। उसके बाएं हाथ में एक महिला थी और दाएं हाथ में लगभग 1 मीटर व्यास का ट्रू मिरर था। जैसे ही गंगा ने उस महिला का चेहरा साफ देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। सोनाक्षी ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर पूछा, सीनियर ब्रदर, वो कौन है? गंगा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम वंशिका है। उसी ने मुझे स्काई रिवर से बाहर निकाला था। उस समय मैं कई दिनों तक बेहोश था। अगर उसने मुझे छिपाया नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। सबको समझ आ गया कि वंशिका उसकी जान बचाने वाली है, और वे जानते थे कि गंगा अपने उद्धारकर्ता को कभी मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। सोनाक्षी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, सीनियर ब्रदर, अब क्या करें? गंगा गहरी सोच में पड़ गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन वंशिका को इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालेंगे। स्पष्ट था कि वंशिका के घर में उस दिन घुसपैठिए को मारने की घटना उजागर हो चुकी थी। कुछ पल बाद गंगा की आंखों में चमक आई और वह बोला, हम ईगल सिटी वापस चलते हैं। वो तुरंत शहर के गेट की ओर बढ़ गया। सुदेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया और गंभीर स्वर में बोला, वेनरेबल चेन, अभी जल्दबाजी करने का समय नहीं है।
अगर आप सामने आए तो न केवल वंशिका को नहीं बचा पाएंगे बल्कि अपनी जान भी गंवा सकते हैं। गंगा ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं अपने उद्धारकर्ता को नहीं छोड़ सकता। ये कहकर वो सुदेश को पार करके शहर की ओर बढ़ गया। सुदेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फिर उसे रोकने की कोशिश की और चारों ओर ईगल सिटी की ओर बढ़ती भीड़ को देखकर बोला, इस स्थिति में शहर में जाना निश्चित मौत है। वेनरेबल चैन, सोच समझकर फैसला कीजिए। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, विक्रम सिर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मैं आज चला गया तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर उसने विंड इंटेंट का उपयोग किया और तेजी से शहर में घुस गया। उसकी आवाज गूंजी, मैं अपने दिल की सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ, कृपया बुरा मत मानिए। ओह नहीं, जल्दी पीछा करो। सोनाक्षी घबरा गई और तुरंत बाकी लोगों के साथ गंगा के पीछे दौड़ पड़ी। शहर में प्रवेश करते हुए उसने सबको कहा, जो भी हो, सीनियर ब्रदर को सुरक्षित निकालना है। अगर रास्ता नहीं बना तो मैं पीछा करने वालों को रोकूंगी। मेरी चिंता मत करना, जैसे ही मौका मिले उसे लेकर निकल जाना। ये सुनकर मयंक और युग के चेहरे बदल गए। उन्होंने सोनाक्षी के साथ जीवन मरण का वचन लिया था, अगर वह मरी तो वे भी मरेंगे। मयंक ने तुरंत कहा, पोप, यह सही नहीं है। अगर आप अकेले रुकेंगी तो वेनरेबल चैन कभी भी निकलने के लिए तैयार नहीं होगा। सोनाक्षी बोली, उसे कैसे मनाना है वो तुम लोगों पर है। जहां तक मेरी बात है, मैं नहीं मरूंगी। सुदेश ने गंभीर होकर पूछा, पोप, क्या आप वो तकनीक इस्तेमाल करने वाली हैं? सोनाक्षी ने दृढ़ता से कहा, जब सीख ली है तो इस्तेमाल क्यों न करूं? सुदेश बोला, उस तकनीक के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, मुझे चिंता है। सोनाक्षी ने कहा, चिंता मत करो, तुम लोग सुरक्षित जगह पहुंच जाओ, उसके बाद मैं खुद ईगल सिटी से निकल जाऊंगी, बस मुझे एक चिंता है। सब उसकी ओर देखने लगे। वह थोड़ी असहज होकर बोली, मुझे डर है कि मैं माउंट लावर वापस जाने का रास्ता भूल जाऊंगी। ये सुनकर सब चुप हो गए। सुदेश ने उसे एक मोटा नक्शा दिया और हल्की हंसी के साथ बोला, इसमें सभी ब्रांच ऑल्टर्स का स्थान है। अगर रास्ता भूल जाओ तो किसी भी ब्रांच ऑल्टर में जाकर मदद ले लेना। सोनाक्षी ने सिर हिलाया, ठीक है, अगर बड़ी लड़ाई होती है तो हम प्लान के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ईगल सिटी के ऊपर और चारों ओर पूरा आसमान कल्टिवेटर्स से भर चुका था। हर कोई ट्रू रियलाइजेशन मिरर पकड़े हुए था और उसकी रोशनी शहर में डाल रहा था। सूरज की रोशनी पूरी तरह ढक गई थी, लेकिन शहर अंधेरा नहीं था। मिरर ऑफ ट्रूथ की रोशनी पूरे शहर को एक अजीब, डरावनी चमक दे रही थी। भीड़ गुस्से में चिल्ला रही थी, गंगा, बाहर आओ। अगर नहीं आए तो तुम्हारी उद्धारकर्ता मर जाएगी। तुम सोचते हो कि एम्पायर के साथ मिलकर बच जाओगे, ये भ्रम है। ऊपर आसमान में वंशिका को पकड़े हुए वॉइड रेल्म पीक कल्टिवेटर का नाम जिया था। पहली नज़र में वह एक साधारण बूढ़ा आदमी लगता था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर कुटिलता साफ दिख रही थी। उसके हाथों में वंशिका की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें रोने से सूज चुकी थीं और वह चीखकर कह रही थी, गंगा अच्छा इंसान है, तुम सब बुरे हो। ये कैसा इंपीरियल ऑर्डर है? ये तो अच्छे लोगों को सताना है। चुप रहो। जिया ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। आवाज भले ही हल्की थी, लेकिन उसके गाल लाल हो गए। वह ठंडी आवाज में बोला, गंगा, अगर तुम जल्दी सामने नहीं आए तो मुझे दोष मत देना। वह साफ तौर पर वंशिका को अपमानित करके गंगा को बाहर निकालना चाहता था। तभी अचानक ईगल सिटी के अंदर से एक जोरदार आवाज गूंजी, रुको। सभी की नजरें उस दिशा में मुड़ गईं। अचानक एक व्यक्ति आसमान में उछला, वो और कोई नहीं बल्कि गंगा था। मारो उसे, खत्म कर दो। भीड़ पागल हो चुकी थी। जैसे ही गंगा सामने आया, सबने बिना सोचे समझे हमला कर दिया। इंपीरियल परस्यूट ऑर्डर के इनाम ने उन्हें अंधा बना दिया था। उन्हें ये भी परवाह नहीं थी कि अगर गंगा राख बन गया तो इनाम कैसे मिलेगा। एक पल में ईगल सिटी के ऊपर अनगिनत शक्तियां और हमले प्रकट हो गए, जो सब गंगा की ओर बढ़ रहे थे। 1 मिलियन लोगों का संयुक्त हमला भले ही सभी शक्तिशाली न हो, फिर भी एक भयानक शक्ति था। पूरा ईगल सिटी इन हमलों में घिर गया। नीली ट्रू एसेंस की रोशनी पूरे शहर पर पड़ रही थी, जिससे पूरा शहर नीले रंग में डूब गया। लेकिन यह नीला रंग सुंदर नहीं था, यह मौत का संकेत दे रहा था। गर्र जमीन के नीचे से जोरदार आवाज आई,
इतनी भयानक ऊर्जा के दबाव में पूरा ईगल सिटी नीचे धंसने लगा। कई इमारतें इस दबाव को सहन नहीं कर पाईं और गिरने लगीं। शहर के लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। अगर ये सभी हमले गिर जाते तो पूरा शहर नष्ट हो जाता और किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। गंगा के पीछे आ रहे सुदेश ने ये दृश्य देखा और गंभीर स्वर में बुदबुदाया, 1 मिलियन लोगों का हमला, इसे रोकना शायद सिर्फ उमेश के बस की बात है। ओ नहीं, ये हमला बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर गंगा राख बन गया तो हमें इनाम में क्या मिलेगा? तुम सब बेवकूफ हो। जब लाखों हमले एक साथ बरसने लगे तो किसी को भी यकीन नहीं था कि गंगा इतनी भयानक शक्ति के सामने बच पाएगा। ईगल सिटी के ऊपर मौजूद सभी कल्टिवेटर्स घबरा गए। उन्हें गंगा का शरीर चाहिए था, उसे मारना नहीं। बूम! एक और भयंकर धमाका हुआ और उस दबाव के नीचे पूरा ईगल सिटी फिर से 10 मीटर और धंस गया और ज्यादा से ज्यादा इमारतें गिरने लगीं। सब लोग हरकत में आ गए और ईगल सिटी के बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, सोनाक्षी हक्काबक्का रह गई। उसने लड़ाई की तैयारी की ताकि किसी तरह गंगा को निकलने का मौका दे सके, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि लाखों लोग एक साथ हमला कर देंगे। चाहे वो अपनी पूरी ताकत भी लगा देती, फिर भी इतने बड़े संयुक्त हमले को रोक नहीं सकती थी। जैसे ही हमला गिरा, गंगा को एक गहरी बेबसी महसूस हुई। उसकी सांस रुक गई, खून जम गया और उसे मौत करीब आती महसूस हुई। वो मौत का एहसास किसी तलवार के सीने में घुसने से भी ज्यादा असली लग रहा था। मौत, क्या यही मौत है? अचानक गंगा की आंखों में चमक आई और उसे समझ आ गया। अगर वो इस मौत के एहसास को काबू कर ले और खुद को एक सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में डाल दे, तो क्या केओस डिवॉरिंग ब्लड लाइन सक्रिय नहीं हो जाएगा? इस केओस डिवॉरिंग ब्लड लाइन के सामने चारों तरफ से आने वाले ये लाखों हमले क्या मायने रखते हैं? हालांकि उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन गंगा को लगा कि वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने का तरीका सीखने वाला है। लेकिन इस नाजुक पल में इतना कॉम्प्लेक्स ब्लड लाइन उसके लिए कंट्रोल करना आसान नहीं था। फिर भी गंगा ने जोखिम उठाने का फैसला किया। वो इन हमलों का सामना करके टिक नहीं सकता था। इस समय उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करना। विंड इंटेंट की मदद से उसने तुरंत ड्रैगन टेल रूट निकाली और एक ही बार में उसे काटकर खा लिया। हालांकि ड्रैगन टेल रूट और हॉर्न लोटस दोनों की जरूरत होती है शरीर को नियर डेथ स्टेट में लाने के लिए, लेकिन इस समय गंगा के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने बस उसे खा लिया। पूरा ड्रैगन टेल रूट निगलते ही गंगा ने महसूस किया कि उसका खून उबलने लगा है और उसका ट्रू एसेंस पागलों की तरह शरीर में दौड़ने लगा है, जैसे वो फटने वाला हो। बच्चे, क्या तुम पागल हो गए हो? मास्टर की आवाज़ गंगा के दिमाग में गूंज उठी। ये पहली बार था जब गंगा ने मास्टर को इतना घबराया हुआ सुना। लेकिन गंगा अब आधे बेहोश जैसे हालत में था। ड्रैगन टेल रूट के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही भयानक थे। उसे लग रहा था कि उसका शरीर टूटने वाला है। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वो अभी अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता है। मतलब अभी वो पूरी तरह नियर डेथ स्टेट में नहीं पहुंचा था। गंगा ने आसमान की ओर देखा। उसकी नज़रें लाखों डिवाइन पावर्स को चीरते हुए दुश्मनों पर पड़ी। उसकी आंखों में लड़ने की जिद और मारने का इरादा भरा हुआ था। अगले ही पल, बैंग, उसका शरीर फट गया, खून की धुंध फैल गई और उसकी ऑरा एकदम कमजोर हो गई। मृत्यु के किनारे सब शांत हो जाता है, गंगा ने मन ही मन कहा और अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को बंद कर दिया। एक पल में उसकी सारी चेतना गायब हो गई और उसके शरीर से सारी ऊर्जा भी खत्म हो गई। वो तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा, लेकिन उसकी गिरने की गति उन भयानक हमलों से तेज नहीं थी। बैंग, सबसे तेज और ताकतवर हमला उस पर पड़ा, जिससे उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया और वो पूरी तरह उग्र ऊर्जा में डूब गया। उसके बाद बूम 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 लगातार धमाके होते रहे, एक के बाद एक हमले गिरते गए। गंगा पूरी तरह ऊर्जा के अंदर गायब हो गया। अब उसका शरीर, खून या टुकड़े कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसके बाद ईगल सिटी पर हमला हुआ। वो भयानक ताकत सिर्फ गंगा को ही नहीं, बल्कि पूरे ईगल सिटी को निगल गई। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। जो लोग हमले के केंद्र से दूर थे, वो किसी तरह बच गए, लेकिन जो गंगा के पास थे, वो सब धूल में बदल गए। एक ही पल में पूरा ईगल सिटी टूट गया।
जमीन में धंस गया और धूल आसमान में छा गई, सूरज तक ढक गया। जो लोग चमत्कारिक रूप से बच गए थे वो धूल से निकलकर जल्दी जल्दी दूर भागने लगे, डरते हुए कि कहीं अगला हमला न आ जाए। धतेरे की, किसने तुम्हें हमला करने की इजाज़त दी? अब गंगा राख बन चुका है, इनाम कैसे मिलेगा? आसमान से गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम बेवकूफ़ों, मैंने बड़ी मुश्किल से गंगा को बाहर निकाला था, देखो तुमने क्या कर दिया। क्या तुम में से किसी ने हमला नहीं किया? फिर गलती किसकी है? गंगा बहुत ताकतवर था, जैसे ही वो दिखा हमने तुरंत हमला कर दिया। कुछ देर तक आसमान में मौजूद लोग एक दूसरे को दोष देते रहे। जैसे जैसे धूल छटने लगी, ईगल सिटी का असली हाल सामने आया। वो पूरी तरह खंडहर बन चुका था। अगर कोई यहाँ से गुजरता तो वो कभी नहीं सोच पाता कि यहाँ कभी एक शहर था। शहर के मरे हुए लोग अब मिट्टी में मिल चुके थे, पहचाने भी नहीं जा सकते थे। अरे, वहाँ कोई है! अचानक किसी ने गहरे गड्ढे में एक जगह की ओर इशारा किया। सबकी नज़रें उधर गईं, जहां एक ग्रे रोब पहनी महिला खड़ी थी। उसके चारों ओर घना डेमोनिक एनर्जी का बादल था, जो उसके आसपास के लोगों को बचा रहा था। वो एनर्जी पारदर्शी थी, लेकिन उसकी ताकत बेहद डरावनी थी। वहां मौजूद किसी ने भी ऐसी भयानक शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। शायद अनडाइंग रेल्म के पीक पर मौजूद लोग भी ऐसी ताकत तक नहीं पहुंच सकते। वो महिला और कोई नहीं, सोनाक्षी थी। सीनियर ब्रदर। सोनाक्षी खुद से बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें कोई समझ नहीं थी, सिर्फ एक खतरनाक, दानवी आभा थी जो सबको डरा रही थी। यहाँ तक कि सुदेश, मयंक और बाकी लोग जिन्हें उसने बचाया था भी उसके पीछे खड़े होकर डर महसूस कर रहे थे। जब उन्होंने सोनाक्षी को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि होली चर्च की ये पोप अब पहले जैसी नहीं रही। वो डरावनी और बेहद शक्तिशाली बन चुकी थी। लाखों के हमले से खुद को बचा लेना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। सुदेश, मयंक और बाकी लोग समझ गए कि दर्श ने सोनाक्षी को पोप क्यों बनाया था। क्योंकि सोनाक्षी सच में बहुत ताकतवर थी, इतनी कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन लगता था कि वो अभी इस खास शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। सुदेश हल्का कांपा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, पोप आप, सीनियर ब्रदर। सोनाक्षी बड़बड़ाती रही, फिर उसने पलटकर सुदेश की ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ खून खराबे की भावना थी, जरा भी होश नहीं। ये देखकर सुदेश और बाकी लोग डरकर पीछे हट गए। ये डेमोनिक कल्ट के लोग हैं, इन्हें मारो, आसमान से किसी ने चिल्लाकर कहा। आसमान से आती लड़ाई की आवाजें सुनकर सोनाक्षी ने अचानक अपनी नज़र सुदेश और बाकी लोगों से हटाकर आसमान में मौजूद लाखों लोगों की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत, गुस्सा और जानलेवा इरादा भरा हुआ था। उसके होंठों से धीमी, टूटी हुई आवाज निकली, उन्होंने मेरे सीनियर ब्रदर को मार दिया, उन्होंने मेरे सीनियर ब्रदर को मार दिया, मैं उन्हें मार दूंगी, सबको मार दूंगी। जैसे जैसे वह बोल रही थी, उसके शरीर के चारों ओर फैली डेमोनिक एनर्जी और भी भयानक होती जा रही थी, और उससे निकलने वाली ऊर्जा की लहरें इतनी डरावनी थीं कि हर कोई कांप उठा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, और उसकी डेमोनिक एनर्जी के दबाव को जमीन सह नहीं पाई। लगभग 1000 मीटर के दायरे में जमीन कई मीटर नीचे धंस गई। ये देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। सिर्फ दबाव ही इतना भयानक था। अगर वह सच में हमला करती तो नतीजा कितना विनाशकारी होता, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आसमान में मौजूद लोग घबराकर चिल्लाने लगे, हाँ, ये डेमोनिक कल्ट के लोग हैं, इन्हें मार डालो। ये इमॉर्टल रेल्म के लोग हैं, जल्दी खत्म करो। अगर ये भीड़ में घुस गए तो हम संभाल नहीं पाएंगे। उनकी आवाज़ों के साथ ही लाखों लोग एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े। पल भर में अनगिनत शक्तियां सोनाक्षी और उसके साथियों की ओर बरसने लगीं। ये हमला इतना भयानक था कि सुदेश और मयंक जैसे इमोर्टल रेल्म के लोग भी डर से पीले पड़ गए। अब उन्हें समझ आया कि गंगा ने अभी किस तरह के हमले का सामना किया था। इतनी भयानक ताकत के सामने गंगा का बचना नामुमकिन था। ओह नहीं, हट जाओ! सुदेश ने चिल्लाकर सोनाक्षी को पीछे खींचने की कोशिश की। पहले वे लोग हमले के केंद्र में नहीं थे, इसलिए सोनाक्षी ने किसी तरह उन्हें बचा लिया था, लेकिन अब वे खुद निशाने पर थे। इस बार कोई भी नहीं मानता था कि सोनाक्षी इस हमले को रोक पाएगी, क्योंकि यह सैकड़ों या हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों की संयुक्त ताकत थी। तभी सोनाक्षी ने अचानक सिर उठाकर गरजते हुए कहा, मैं तुम सबको मार डालूंगी। उसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं और उनमें जरा भी डर नहीं था।
उसने जोर से चिल्लाया और उसके शरीर के चारों ओर फैली डेमोनिक एनर्जी उफान मारते हुए एक विशाल गोलाकार ढाल में बदल गई, जो पल भर में 1 किलोमीटर तक फैल गई। जैसे ही लाखों हमले उस डेमोनिक एनर्जी के गोलार्ध से टकराए, जोरदार गूंज उठी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयानक टक्कर के बावजूद वह ढाल जरा भी कमजोर नहीं हुई। वह सारी ताकत को रोक रही थी, और उन लाखों हमलों के सामने वे हमले बेहद कमजोर लग रहे थे। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। कोई नहीं जानता था कि लाखों लोगों के संयुक्त हमले को रोकने के लिए कितनी शक्ति चाहिए होती है, लेकिन इस समय सभी समझ गए कि यह लड़की अकेले ही लाखों लोगों का सामना कर सकती है। यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक असली राक्षस थी, और गंगा से भी ज्यादा भयानक। तभी एक ठंडी और खतरनाक आवाज सभी के दिमाग में गूंजी, मर जाओ। यह आवाज हवा के जरिए नहीं, बल्कि सीधे उनके दिमाग में पहुंची थी। अचानक वह डेमोनिक एनर्जी फटकर पूरे आसमान में काले धुएं की तरह फैल गई, जिसमें से दर्दनाक चीखें निकल रही थीं, जैसे उसमें भयानक आत्माएं छिपी हों। सब डर से कांप उठे। ये क्या हो रहा है? डेमोनिक सेक्ट में इतना ताकतवर इंसान कब आया? डर के मारे सभी लोग भागने लगे। इस समय उनके लिए इंपीरियल परस्यूट ऑर्डर या गंगा की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। फिर से वही आवाज गूंजी, मर जाओ। सोनाक्षी के सिर की नसें उभर आईं, और बिखरी हुई डेमोनिक एनर्जी अचानक इकट्ठा होकर एक विशाल ह्यूमन कार रूप में बदल गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर थी। उसमें इतनी भयानक शक्ति थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान और धरती को चीर सकती है। सोनाक्षी उस डेमोनिक शरीर के अंदर खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चारों ओर घूम रही थीं और उनमें सिर्फ हत्या की प्यास थी। उसने अपना हाथ हिलाया और उस डेमोनिक शरीर ने एक विशाल हाथ से हमला किया, जिसने गंगा का पीछा कर रहे कल्टिवेटर्स को कुचलकर खून और मांस के ढेर में बदल दिया। बाकी लोग संभलते हुए एकजुट होकर उस डेमोनिक शरीर पर हमला करने लगे, लेकिन उसके सामने उनके सारे हमले बेअसर थे। सिर्फ हल्की सी ऊर्जा की लहर पैदा होती, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब सबको समझ आ गया कि यह डेमोनिक शरीर अजेय है। सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, भागो। लेकिन सोनाक्षी ने गरजते हुए कहा, तुम सबको मरना होगा। उसका डेमोनिक रूप आसमान में तेजी से घूमने लगा, पीछे काली छाया छोड़ते हुए। जहां भी वह छाया गुजरती, वहां कल्टिवेटर्स खून की धुंध में बदल जाते। कुछ ही पलों में वह 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार चुकी थी। ईगल सिटी के खंडहरों पर खड़े सुदेश, मयंक और बाकी लोग ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शांत और भोली दिखने वाली पोप इतनी खतरनाक हो सकती है। जब उन्होंने फिर आसमान की ओर देखा, तो लोगों की संख्या आधे से भी कम रह गई थी। कुछ ही सेकंड में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। यह कोई लड़ाई नहीं, बल्कि असली नरसंहार था। मर जाओ। आवाज लगातार गूंजती रही, और सोनाक्षी का हमला जारी रहा। मयंक डर से कांपते हुए बोला, ये कैसे संभव है? युग ने पूछा, क्या ये वही मिस्टीरियस डेमन फोर्स है? और ये विशाल डेमोनिक शरीर क्या है? सुदेश ने गंभीर होकर कहा, गंगा की मौत ने पोप के अंदर कोई शक्ति जगा दी है। हमें सावधान रहना होगा। इस समय वह दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर रही। शायद वो हमें भी मार डाले। जल्द ही ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे और बाकी भाग गए। सोनाक्षी ने उनका पीछा किया, फिर वापस ईगल सिटी के खंडहरों में लौट आई। तब तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। अचानक वह विशाल डेमोनिक शरीर नीचे उतरा और सुदेश और बाकी लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसकी ठंडी नजरों में हत्या की भावना थी, जिससे सबकी रूह कांप उठी। मर जाओ, सोनाक्षी ने ठंडी आवाज में कहा, और डेमोनिक शरीर ने अपना विशाल पैर उठाकर उन्हें कुचलने के लिए नीचे गिराया। सुदेश घबराकर चिल्लाया, पोप, ये हम हैं, कृपया होश में आइए। सुदेश की पुकार का सोनाक्षी पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। इस समय वह पूरी तरह से अपनी समझ खो चुकी थी। उसके डेमोनिक शरीर का विशाल पैर अचानक नीचे गिरा, और उसमें भरी हुई डरावनी शक्ति ऐसी थी जिसे अनडाइंग रेल्म के सुदेश और बाकी लोग बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। साफ दिखाई दे रहा था कि सुदेश और उसके साथ ही अब मरने वाले हैं। लेकिन ठीक उसी निर्णायक क्षण पर वह डेमोनिक शरीर अचानक रुक गया। उसका डेमोनिक ऊर्जा से बना पैर सुदेश और बाकी लोगों से 3 मीटर से भी कम दूरी पर ठहर गया। सुदेश और बाकी लोग, जो अनडाइंग रेल्म के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, इस समय ठंडे पसीने में डूब गए। वे अपने सिर के ऊपर मंडराते उस विशाल पैर को घूर रहे थे, लेकिन हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे।
उस डेमोनिक शरीर के सामने लड़ना तो दूर, वे अपनी ऊर्जा को ठीक से नियंत्रित भी नहीं कर पा रहे थे। ये पूरी तरह से शक्ति का दमन था, पूर्ण और निरंकुश दबाव। वे समझ गए कि उस डेमोनिक शरीर की ताकत निश्चित रूप से 3 फेजेस रेल्म के स्तर तक पहुंच चुकी थी। लगता है पोप अभी भी हमें पहचानती है, सुदेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा और सोनाक्षी की ओर देखा, जो उस डेमोनिक शरीर के केंद्र में थी। अब उसकी आंखों में हत्या की जगह संदेह और सोच दिखाई दे रही थी, और हल्की सी खुशी भी। इसी बीच वह डेमोनिक ऊर्जा जो उस विशाल शरीर को बनाए हुए थी, अचानक बिखर गई और तेजी से वापस सोनाक्षी के शरीर में समा गई। उसके कनपटियों पर उभरी हुई नसें भी गायब हो गईं, जिससे डेमन रेस की पहचान छिप गई। जब सारी डेमोनिक ऊर्जा शांत हो गई, तो सोनाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन की ओर गिरने लगी। पोप! सुदेश तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। जैसे ही सोनाक्षी उसके हाथों में आई, उसने महसूस किया कि अभी हुई घटना के दौरान सोनाक्षी का रेल्म बढ़कर अनडाइंग रेल्म तक पहुंच गया था। यह एक खुशी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन जो शक्ति उसने अभी दिखाई थी, उसके सामने अनडाइंग रेल्म कुछ भी नहीं था। और ऊपर से गंगा की मौत ने सुदेश और बाकी लोगों को अंदर से तोड़ दिया था, इसलिए इस समय खुशी की कोई गुंजाइश नहीं थी। पोप कैसी हैं? मयंक और बाकी लोग तुरंत पास आए और चिंता से पूछा। सुदेश ने सोनाक्षी की जांच की और गंभीर स्वर में कहा, उसने अपनी शक्ति जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर ली है, इसलिए वह गहरी नींद में चली गई है। 2-3 दिन में जाग जाएगी। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने ईगल सिटी के खंडहरों की ओर देखा। हर तरफ खून और लाशें बिखरी हुई थीं। पूरा दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि यह सब उस सोनाक्षी ने किया था, जो कभी दयालु और सरल स्वभाव की थी। जब से उसने ब्लैकफायर कल्ट को संभाला था, उसने उसके नियम बदल दिए थे और पूरे संगठन को सही रास्ते पर ला रही थी। लेकिन आज उसने अकेले ही जितने लोगों को मारा, उतने तो ब्लैकफायर कल्ट के 1000 सदस्य भी मिलकर नहीं मार सकते थे। सुदेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पोप ऐसा कर सकती है। फिर कुछ देर रुककर बोला, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि गंगा अंत में हार स्टैंडर्ड आत्महत्या कर लेगा। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, नहीं तो पोप की शक्ति से उसे बचाया जा सकता था। मयंक ने सोचते हुए कहा, सब लोग मानते हैं कि गंगा ब्लैक स्टार का सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन असल में पोप उससे भी ज्यादा असाधारण है। फिर उसने चिंता जताई, लेकिन गंगा की मौत पोप के लिए बहुत बड़ा झटका होगी। मुझे डर है कि वह भविष्य में टूट न जाए। सुदेश ने गंभीरता से कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, तुरंत निकलते हैं। इसके बाद ब्लैकफायर कल्ट के सदस्य सोनाक्षी को लेकर ट्वाइलाइट सिटी की ओर रवाना हो गए। एक दिन बाद ट्वाइलाइट सिटी में सोनाक्षी अचानक बिस्तर पर उठ बैठी। उसके माथे पर पसीना था और उसने घबराकर पुकारा, सीनियर ब्रदर। उसकी देखभाल कर रही महिला खुशी से बोली, योर होलीनेस, आप आखिरकार जाग गईं। मैं अभी सेक्रेड फ्लेम एनवॉय को खबर देती हूँ। लेकिन सोनाक्षी का चेहरा गंभीर था। उसे भयंकर सिरदर्द हो रहा था और यीनिक चेंग की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। बार बार वही दृश्य सामने आ रहा था, गंगा पर लाखों लोगों का हमला। उसे अपने द्वारा किए गए नरसंहार की याद साफ नहीं थी। सब कुछ धुंधला था। उसे बस इतना याद था कि वह पागल हो गई थी, और फिर गंगा की आवाज ने उसे होश में वापस लाया। तभी दरवाजा खुला और सुदेश, मयंक और बाकी लोग अंदर आए। योर होलीनेस, सभी ने झुककर अभिवादन किया। सुदेश ने आगे बढ़कर पूछा, पोप, अब आप कैसी हैं? सोनाक्षी ने सिर पकड़ते हुए पूछा, सिचू सेक्रेट फ्लेम एनवॉय, मेरे सीनियर ब्रदर कहाँ हैं? सुदेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, योर होलीनेस, क्या आपको याद नहीं? वेनरेबल चैन लाखों लोगों के हमले में राख बन गए थे। नहीं, सोनाक्षी ने सिर हिलाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैंने आखिर में उनकी आवाज सुनी थी। उन्होंने मुझे रुकने को कहा था। वह जरूर जिंदा हैं। सुदेश और बाकी लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके अनुसार ये सिर्फ उसकी भावनाओं का असर था। लेकिन सोनाक्षी अचानक खड़ी हो गई और बोली, मेरा सीनियर ब्रदर बहुत भाग्यशाली है, वह जरूर जिंदा होगा। मैं ईगल सिटी जाकर उसे ढूंढूंगी। इतना कहकर वह तेजी से बाहर उड़ गई। बाकी लोग भी उसके पीछे भागे। तभी बाहर से उसकी आवाज आई, सिचू होली फ्लेम एनवॉय, जल्दी आओ, मुझे ईगल सिटी का रास्ता नहीं पता। सब लोग हैरान रह गए और तुरंत उसके पीछे गए। सुदेश ने धीरे से कहा, लगता है पोप को याद ही नहीं कि उसने किसी को मारा है।
अगर वह खुद इसका जिक्र नहीं करती तो हमें भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस पर बहुत बुरा मानसिक असर पड़ेगा। सबने सहमति में सिर हिलाया और सोनाक्षी के साथ ईगल सिटी की ओर चल पड़े। उधर ईगल सिटी के खंडहरों के नीचे, जहां हर तरफ खून और लाशें बिखरी थीं, जमीन के अंदर से हलचल की आवाज आ रही थी। अचानक धड़ाम की आवाज के साथ खंडहरों में एक बड़ा छेद हो गया। धूल और पत्थरों के बीच से हरे प्रकाश से घिरा एक व्यक्ति तेजी से आसमान में उड़ा और पल भर में गायब हो गया। वो व्यक्ति गंगा था, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। वो असल में जिंदा था और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। एक गुफा में छिपने के बाद गंगा जमीन पर बैठ गया, गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर पागलों जैसी खुशी फैल गई। उसके हाथों में ट्रू एसेंस और स्टार एनर्जी प्रकट हुई और वह हंसते हुए बोला, हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मरने जैसी स्थिति में जाकर केओस डिवॉरिंग ब्लडलाइन को सक्रिय कर पाऊंगा। हालांकि लाखों हमले बिखर गए, लेकिन मैंने उनमें से 30% शक्ति को अवशोषित कर लिया। असल में आखिरी क्षण पर गंगा ने केओस डिवॉरिंग ब्लडलाइन को सक्रिय कर दिया था। उस पर गिरने वाली लगभग सारी डिवाइन पावर्स की ऊर्जा उसने अवशोषित कर ली। इसी वजह से वह उस विनाश से बच पाया। हालांकि हमला इतना भयानक था कि वह सच में मौत के करीब पहुंच गया था और खंडहरों में गिर पड़ा, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि वह अभी भी जिंदा है। सिर्फ ऊर्जा को अवशोषित ही नहीं किया, बल्कि जीवन और मृत्यु के उस निर्णायक पल में उसने हेवन एंड अर्थ के ओरिजिन को भी समझ लिया और एक ही झटके में वॉइड रेल्म के मिड स्टेज तक पहुंच गया। उसका पर्पल मैंशन भी फैल गया, जिसकी वजह से वह इतनी ऊर्जा को संभाल सका। लेकिन दुर्भाग्य से मिड स्टेज वॉइड रेल्म में पहुंचने के बाद भी उसका पर्पल मैंशन इतना बड़ा नहीं था कि सारी ऊर्जा को संभाल सके। जैसे ही वह भर गया, केओस डिवॉरिंग ब्लडलाइन द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा का कम से कम 99% हिस्सा बिखर गया। अगर वह सारी ऊर्जा को अवशोषित कर पाता तो वह सीधे अनडाइंग रेल्म के पीक तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह और ऊर्जा रोकता तो उसका डैंशन फट जाता और वह खुद विस्फोट होकर मर जाता। फिर भी अब जब वह वॉइड रेल्म के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था और उसकी ट्रू एसेंस भरपूर थी, यहाँ तक कि मिड स्टेज की सीमा तक, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता था। बस एक कदम और वह वॉइड रेल्म के लेट स्टेज तक पहुंच सकता है। इस लड़ाई से उसे सिर्फ यही फायदा नहीं हुआ, लाखों हमलों के दबाव में उसका 8 डेसिलिथ हेगेमन बॉडी भी तराशा गया और बिना चाहे ही उसमें जबरदस्त सुधार हो गया। उसने जांच की तो पाया कि भले ही वह अभी अजूर बॉडी के चौथे स्तर पर है, लेकिन वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और उसकी शारीरिक शक्ति वॉइड रेल्म के पीक के बराबर हो गई है। अब वॉइड रेल्म में उसकी जूनियर सिस्टर या प्रशांत जैसे टॉप जीनियस को छोड़कर कोई भी उसकी 8 डेसिलिथ हेगेमन बॉडी की डिफेंस को तोड़ नहीं सकता। हालांकि अगर फिर से लाखों लोगों का हमला हुआ तो वह फिर भी नहीं टिक पाएगा। गंगा ने मन ही मन अफसोस किया, काश मैंने ड्रैगन टेल रूट पूरी तरह खत्म न की होती। अगली बार किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ते समय मैं नियर डेथ स्टेट में जाकर अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकता था और उसकी ऊर्जा निगल सकता था। उसने सोचा कि अगर मौका मिला तो वह 1000 स्टार सी जाकर जेकान द्वारा ढूंढा गया ड्रैगन टेल रूट जरूर लेगा, लेकिन ये तरीका अभी भी अधूरा है। भविष्य में उसे अपने ब्लड लाइन को पूरी तरह नियंत्रित करने का तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद गंगा को अपनी जूनियर सिस्टर की याद आई। जब वह मलबे के नीचे दबा हुआ था और मौत के करीब था, तब शरीर में हो रहे असहनीय दर्द ने उसे होश में रखा। वह जमीन के ऊपर क्या हो रहा है ये देख नहीं सकता था, लेकिन सोनाक्षी की भयानक किलिंग इंटेंट और बाहर फैल रही खून की गंध को वह साफ महसूस कर सकता था। कुछ सोचने के बाद उसने अंदाजा लगा लिया कि उसकी जूनियर सिस्टर फिर से डेमोनिक स्टेट में चली गई है। ऐसा पहले कोर्टयार्ड हाउस में भी हो चुका था। फिर उसने सुदेश की आवाज़ सुनी और जाना कि उसकी जूनियर सिस्टर सुदेश और बाकी लोगों पर हमला कर रही है। उसने तुरंत टेलीपैथिक मैसेज भेजकर उसे रुकने के लिए कहा। उसके बाद वह बेहोश हो गया और अभी हाल ही में होश में आया। जब वह ईगल सिटी से बाहर निकला तो वहां खून और लाशों का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसने सोचा कि अगर उसकी जूनियर सिस्टर इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। मास्टर, गंगा ने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से मास्टर को बुलाया। मास्टर ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा किस्मत वाला है, मुसीबत को मौके में बदल दिया, रेल्म भी बढ़ा लिया और 8 डेसिलिथ हेगेमन बॉडी भी मजबूत कर लिया। गंगा मुस्कुराया और पूछा, मास्टर, क्या जूनियर सिस्टर का एसूर डेमन बॉडी इतनी भयानक डेमोनिक एनर्जी निकाल सकता है?
मास्टर ने जवाब दिया, असुरा डेमन बॉडी डीमंस में सबसे शक्तिशाली शरीरों में से एक है। डेमन से जुड़ी हर चीज में इसे फायदा होता है, लेकिन सोनाक्षी ने जो शक्ति दिखाई वह सिर्फ असुरा डेमन बॉडी की सीमा में नहीं आती। यह मुझे भी अजीब लग रहा है। गंगा ने सोचा और पूछा, जब आपने उसे पाया था क्या उसके पास कोई खास ट्रेजर या टोकन था? मास्टर ने सिर हिलाया, नहीं, उसे डीवुस्टा के एक दंपति ने पाला था, उसके पास कुछ खास नहीं था। गंगा बोला, अजीब है, मुझे लगा था कि यह शक्ति उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई होगी। अगर कोई टोकन नहीं है तो क्या ये शक्ति उसके ब्लडलाइन में सील की गई है? मास्टर ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, उसका ब्लडलाइन इतना शक्तिशाली सील सहन नहीं कर सकता। गंगा ने निष्कर्ष निकाला, तो ये जरूर उसके माता पिता की छोड़ी हुई शक्ति है, बस हमें अभी उसका सोर्स नहीं पता। कुछ देर चर्चा के बाद गंगा बाहर निकल गया और बोला, चलो ईगल सिटी के खंडहर देखते हैं। अब तक खबर फैल चुकी होगी, लोग मुझे मरा हुआ समझते हैं, तो वहां जरूर इकट्ठा होंगे। अपना रूप बदलकर वह ईगल सिटी के खंडहरों में पहुंच गया। जैसा उसने सोचा था, वहां लाखों लोग जमा हो चुके थे, कम से कम 1 मिलियन। दूर दूर से लोग लगातार आ रहे थे। उनका मकसद सिर्फ गंगा को ढूंढना नहीं था, बल्कि खजाने तलाशना भी था, क्योंकि पूरे शहर के नष्ट होने के साथ अनगिनत कीमती चीजें मलबे में दब गई थीं। लोग आपस में बातें कर रहे थे, तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी, गंगा को राख बना दिया, अब इनाम कैसे मिलेगा? इंपीरियल परस्यूट ऑर्डर का इनाम तो गया, शायद वह अभी जिंदा हो। जिंदा? क्या वह लाखों लोगों के हमले से बच सकता है? अगर ब्लैकफायर कल्ट की वह लड़की बच सकती है, तो वह क्यों नहीं? फिर किसी ने कहा, उस लड़की की बात मत करो, वह तो डरावनी हत्यारी थी। गंगा के मरने के बाद उसने पागल होकर लाखों लोगों को मार दिया, मैं तो मुश्किल से बचा। वह आखिर है कौन? सुना है वह ब्लैकफायर कल्ट की नई पोप है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शक्तिशाली है। पूरे ब्लैक स्टार में शायद होली एम्परर के अलावा कोई उसे रोक नहीं सकता। तभी अचानक भीड़ में हलचल मच गई। वह फिर आ गई। सबकी नजरें एक दिशा में गईं, जहां एक साधारण ग्रे कपड़े पहने सोनाक्षी कुछ अनडाइंग रेल्म के एक्सपर्ट्स के साथ नीचे उतर रही थी। जैसे ही वह उतरी, उसके आसपास के लोग तुरंत पीछे हट गए और लगभग 100 मीटर का खाली क्षेत्र बन गया। पूरे खंडहर में खामोशी छा गई, कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भले ही यहाँ लाखों लोग थे, लेकिन कोई भी सोनाक्षी के खिलाफ एकजुट होने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि जीतना तो दूर, वे सब मारे भी जा सकते थे। आखिर यह वही महिला थी जिसने अकेले ही 1 मिलियन लोगों को मार डाला था। सोनाक्षी ने आसपास की फुसफुसाहट सुनी और भौहें सिकोड़ते हुए सुदेश से पूछा, मैंने 1 मिलियन लोगों को मार दिया, ये कैसे संभव है? सोनाक्षी के सवाल का सामना करते हुए सुदेश समझ गया कि अब सच छिपाना संभव नहीं है। उसने भौहें सिकोड़कर यिनचेंग में जो कुछ हुआ था वह सब सोनाक्षी को बता दिया। उसने पूरी कोशिश की कि घटनाओं को ज्यादा खौफनाक तरीके से न बताए, लेकिन फिर भी सब सुनने के बाद सोनाक्षी स्तब्ध रह गई। उसे होश में आने में थोड़ा समय लगा और उसकी आंखों में गहरा आत्मग्लानि और दुख भर गया। कुछ देर बाद उसने शांत स्वर में कहा, पहले हम अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढते हैं। इतना कहकर वह सुदेश और बाकी लोगों को लेकर ईगल सिटी के खंडहरों में खोज करने लगी। जहां जहां वे जाते, लोग खुद ही रास्ता छोड़ देते, कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। असल में पूरे ईगल सिटी के खंडहरों में मौजूद सभी लोग अपना काम छोड़कर सोनाक्षी और उसके समूह को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनसे कोई गलती न हो जाए और सोनाक्षी नाराज न हो जाए। तभी अचानक आसमान से कुछ महिलाएं नीचे उतरीं। वे सभी घूंघट में थीं, लेकिन उनकी सुंदर आकृतियां तुरंत सबका ध्यान खींचने लगीं। ये महिलाएं शबनम, अनुराधा, गरिमा और बाकी थीं। गंगा की मौत की खबर सुनकर वे रोते हुए तुरंत यहां पहुंची थीं, और जैसे ही उन्होंने ईगल सिटी के खंडहर देखे, वे खुद को रोक नहीं पाईं और फूट फूट कर रोने लगीं। इतनी सारी महिलाओं को रोते हुए देखकर और भी ज्यादा लोगों का ध्यान उनकी ओर गया, यहाँ तक कि सोनाक्षी भी खुद को रोक नहीं पाई और उनकी ओर देखने लगी। जूनियर सिस्टर। जैसे ही सोनाक्षी ने सिर घुमाया, रश्मि ने उसे पहचान लिया और खुशी से पुकारा। आवाज सुनकर सोनाक्षी ने सोचा, फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह तुरंत उड़कर उनके पास पहुंची और बोली, सिस्टर एम्स। महिलाएं उसे देखकर खुश भी हुईं और दुखी भी, क्योंकि इस मिलन पर गंगा की मौत की छाया छाई हुई थी। उन्होंने अपने घूंघट हटा दिए और सोनाक्षी को पहचान लिया। उनके चेहरे देखकर आसपास के लोग दंग रह गए।
क्योंकि अनुराधा, शबनम और बाकी सभी बेहद खूबसूरत थीं। अगर सोनाक्षी वहां न होती तो शायद कई लोग उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ जाते। अचानक सभी महिलाएं और जोर से रोने लगीं। सोनाक्षी भी खुद को रोक नहीं पाई और एक बच्चे की तरह रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि यही लड़की लाखों लोगों की हत्यारी थी। सुदेश थोड़ा असहज हुआ और धीरे से पूछा, योर होलीनेस, ये लोग कौन हैं? सोनाक्षी ने जवाब दिया, ये सब मेरे फेलो अप्रेंटिसेस की वाइव्स हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। सोनाक्षी गंगा को सीनियर ब्रदर कहती थी, तो इसका मतलब ये सभी महिलाएं गंगा की पत्नियां थीं। एक पल के लिए सभी के मन में जलन भर गई। इतनी सारी सुंदर महिलाओं का साथ, किसी एक से ही वे संतुष्ट हो जाते। तभी अचानक एक और आवाज गूंजी, नहीं, गंगा। एक खूबसूरत महिला खंडहरों पर उतरी, उसके चेहरे पर गहरा दुख था। सोनाक्षी और बाकी लोग उसे पहचान नहीं पाए। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी, यह इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन की रूबीना है। लेकिन गंगा ने तो उनके लोगों को मारा था, फिर ये क्यों रो रही है? लगता है वह भी गंगा से प्रेम करने लगी थी। तभी अचानक आसमान से एक शक्तिशाली ऑरा फैला, जिसने सुदेश जैसे इमॉर्टल रेल्म के लोगों को भी दबा दिया। सभी ने ऊपर देखा और चौंक गए, यह अनडाइंग रेल्म के पीक पर अमर है। अमर आसमान में खड़ा था और बोला, मिस जाओ। उसके पीछे एक घूंघट वाली महिला नीचे उतरी, रागनी। जैसे ही रागनी नीचे आए, उसने भीड़ में शबनम और बाकी को देखा और तुरंत उनके पास चली गई। सब उसे पहचान नहीं पाए, तो उसने अपना घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि आसपास मौजूद अनगिनत पुरुष उसकी सुंदरता में खो गए। लेकिन उसने तुरंत घूंघट वापस डाल लिया। रागनी। सब महिलाएं खुशी और दुख के साथ उसे गले लगाकर रोने लगीं। अब सब समझ गए कि यह भी गंगा की महिला है। आसपास के पुरुषों के दिल में जलन और भी बढ़ गई, गंगा मरकर भी इतना भाग्यशाली था। तभी सोनाक्षी ने जोर से कहा, रो मत, हमारा सीनियर ब्रदर अभी मरा नहीं है। सभी महिलाओं की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। बाकी लोग भी उत्सुकता से उसे देखने लगे। महिलाओं ने पूछा, सोनाक्षी, क्या गंगा सच में जिंदा है? सोनाक्षी ने कहा, जब मैं बेहोश हो रही थी, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। उसने मुझे रुकने को कहा था। ये सुनकर सभी निराश हो गए, क्योंकि बेहोशी की हालत में सुनी गई आवाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी समय अनुराधा की आंखों में चमक आई। उसने तुरंत अपनी भावनाएं छिपा लीं और बोली, जब गंगा नहीं मिल रहा, तो हमें जाना चाहिए और उसके लिए सेनेटाफ बनाना चाहिए। महिलाएं पहले तो हैरान हुईं, लेकिन अनुराधा के इशारे और कानों में सुनाई दी आवाज के बाद वे समझ गईं, गंगा जिंदा है। रागिनी ने आसमान में खड़े अमर को प्रणाम किया, मास्टर, मैं 3 दिन में आपसे मिलूंगी। अमर सिर हिलाकर वहां से गायब हो गया। इसके बाद सोनाक्षी ने सुदेश से कहा, तुम लोग ट्विलाइट सिटी जाओ, मैं कुछ दिनों में आऊंगी। सुदेश और बाकी ने सहमति में सिर हिलाया। महिलाएं एक साथ उड़कर खंडहरों की ओर बढ़ने लगीं। तभी अचानक एक ठंडी महिला आवाज गूंजी, जैसा मैंने सोचा था, गंगा, तुम न सिर्फ जिंदा हो, बल्कि ईगल सिटी के खंडहरों में लौटने की हिम्मत भी कर ली। सच में, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। यह आवाज पूरे खंडहरों में फैल गई। सभी लोग चौंक उठे, गंगा जिंदा है, यह क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है? एक पल में ही ईगल सिटी का माहौल तनाव से भर गया। भीड़ में धीरे धीरे पीछे हट रहा गंगा जैसे ही महसूस करता है कि किसी ने उसे पहचान लिया है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। तभी वह ठंडी महिला आवाज फिर गूंजती है, अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी और यहाँ एक अरे लगा दिया था, जिससे मैं तुम्हारी सारी वॉइस ट्रांसमिशंस बिना आवाज के सुन सकी। नहीं तो गंगा, हा, मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाती। तुरंत भीड़ में हलचल मच जाती है। इस जगह को घेर लो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अभी जो भी जाएगा, वही गंगा होगा। इंपीरियल परस्यूट ऑर्डर का इनाम, जो पहले नामुमकिन लग रहा था, अब फिर से सबके सामने था। लोग जोश में आ गए और आसमान में उड़कर चारों तरफ गंगा को तलाशने लगे। ये देखकर गंगा शांत रहकर स्थिति का निरीक्षण करने लगा। उसे समझ आ गया कि सामने वाला बहुत चालाक है। उसने अमर, सुदेश, मयंक जैसे इम्मोर्टल रेल्म के लोगों के जाने के बाद ही कदम उठाया। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, सोनाक्षी ने पहले लाखों लोगों को मार डाला था, फिर भी सामने वाले को उससे कोई डर नहीं है। क्या वह इतना आत्मविश्वासी है? इस समय पूरे ईगल सिटी के खंडहर फिर से लोगों से घिर चुके थे।
जमीन पर केवल सोनाक्षी, शबनम और बाकी महिलाएं खड़ी थीं और सब सतर्क होकर उस महिला आवाज के सोर्स को ढूंढ रही थीं। गंगा अभी भी भीड़ में छिपा रहा। वह जानता था कि जब तक वह सामने नहीं आएगा तब तक दुश्मन सोनाक्षी और बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने पहले स्थिति को समझने का फैसला किया। तभी अचानक शूं शूं की आवाज के साथ सैकड़ों लोग भीड़ से निकलकर नीचे उतरे और सोनाक्षी, रागिनी और बाकी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। उनके कपड़े अलग अलग थे, लेकिन उनकी चाल एक जैसी थी। ये साफ था कि वे बहुत अच्छे से प्रशिक्षित सैनिक थे। उन्होंने अपने बाहरी कपड़े हटाए और नीचे से चांदी के कवच दिखाई दिए। हर एक के बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में चाकू था। उनकी आभा बेहद खतरनाक और दबाव से भरी हुई थी। उनकी कल्टिवेशन सोल कंडेंसेशन रेल्म से ऊपर थी और ज्यादातर पीक पर थे, यानी बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। भीड़ में अचानक किसी ने चिल्लाया, देखो, इनके कवच पर सुनहरे ड्रैगन बने हैं। गंगा ने ध्यान से देखा, वाकई उनके कवच के कॉलर के नीचे एक ड्रैगन उकेरा हुआ था। ड्रैगन गार्ड। गंगा की आंखें सिकुड़ गईं। उसे याद आया कि ड्रैगन गार्ड सिर्फ 500 लोगों की एक विशेष सेना है जो हेवनली सेंट एम्पायर के होली एम्परर के सीधे अधीन होती है। ये सभी रॉयल फैमिली के सदस्य होते हैं जिन्हें बचपन से ही युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब ये एक साथ लड़ते हैं तो इनकी ताकत अनडाइंग रेल्म के बराबर तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, इनके पास होली एम्परर द्वारा दिए गए खास हथियार भी होते हैं जो इमॉर्टल स्तर के लोगों को भी हरा सकते हैं। ये जानकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जो लोग पहले गंगा के इनाम के लिए उत्साहित थे अब पीछे हटने लगे। ड्रैगन गार्ड से टकराना मतलब मौत को बुलाना था। तभी आसमान से कुछ और लोग तेजी से नीचे उतरे। ये 9 स्टार्स फैक्शन के सदस्य थे, लिटिल ड्रैगन, सूर्या, ध्रुव, नायक, एलिस और डाटू। गंगा ने उन्हें देखकर भौहें सिकोड़ लीं और तभी डाटू हंसते हुए बोला, हा हा हा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि फेमस होने से पहले इतना बड़ा सीन देखूंगा। आज मर भी गया तो कोई पछतावा नहीं होगा। गंगा हल्का सा मुस्कुराया, अब भी वैसा ही पागल है। 9 स्टार्स के सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे। उनकी ताकत भले कम थी, लेकिन उनका हौसला बिल्कुल भी कम नहीं था। तभी ड्रैगन गार्ड में से एक सैनिक ने ठंडी आवाज में कहा, मरना चाहते हो? और हमला करने ही वाला था कि वह महिला आवाज फिर गूंजी, रुको, ये लोग टारगेट लिस्ट में नहीं हैं। ड्रैगन गार्ड तुरंत पीछे हट गए। फिर एक पुरुष आवाज गूंजी, गंगा, अगर तुम सामने नहीं आए तो हम इन सबको मार देंगे। यह आवाज गंगा को जानी पहचानी लगी। तभी अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुई। कोई नहीं देख पाया कि वे कहां से आए। वे सोनाक्षी और बाकी लोगों के ऊपर हवा में खड़े थे। भीड़ में कोई चिल्लाया, यह एम्परर और एम्परर यू हैं। सबके होश उड़ गए। अब किसी के लिए भी इनाम पाने का सवाल ही नहीं था। 2 एम्परर लेवल के सामने जाना मतलब खुद को मरवाना था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों चुप थे, जैसे वे सिर्फ दबाव बनाने आए हों, असली नेता कोई और हो। गंगा के मन में एक ख्याल आया, अगर ये दोनों भी फैसले नहीं ले रहे तो क्या उमेश खुद आ गया है? उसी समय वह ठंडी महिला आवाज फिर गूंजी, गंगा, होली एम्परर ने फैसला बदल दिया है। वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता है। ये तुम्हारा जिंदा रहने का आखिरी मौका है, वरना तुम पूरी हेवनली सेंट एम्पायर से कब तक भागते रहोगे? उसकी आवाज में अजीब सा ठंडापन था, लेकिन फिर भी गंगा को उसमें हल्की सी नरमी महसूस हुई। तभी एम्परर यू और एम्परर के सामने की जगह हल्की सी कांपी और अचानक एक आकृति वहां प्रकट हो गई, वही महिला जिसकी आवाज अब तक पूरे मैदान में गूंज रही थी। अचानक प्रकट हुई उस महिला पर सभी की नजरें टिक गईं। उसने सुनहरे रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी, जिससे उसका रूप बेहद शाही और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। उसके लंबे, काले बाल बिना किसी सजावट के सीधे कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं था, फिर भी उसके नैननक्श इतने परिपूर्ण थे जैसे किसी चित्रकार ने बड़ी बारीकी से उसे गढ़ा हो। उसकी त्वचा गोरी और गुलाबी थी, बिना किसी खामी के, और उसकी ठंडी फीनिक्स जैसी आंखें लोगों को अपने आप दूर रहने पर मजबूर कर रही थीं। उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व दोनों ही असाधारण थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी कल्टिवेशन एम्परर यू और एम्परर से कम होने के बावजूद वह उनके सामने खड़ी थी। ये सबको उलझन में डाल रहा था। सब लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंक गया गंगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग गूंज उठा हो। जैसे ही वो महिला बोलने वाली थी, गंगा अचानक भीड़ से निकलकर उसकी ओर दौड़ा और खुशी से चिल्लाया, मालिनी।
हाँ, वह महिला कोई और नहीं बल्कि मालिनी थी। अचानक किसी के आगे आने से सबकी नज़रें उसकी ओर मुड़ीं, क्योंकि गंगा ने अपना रूप बदला हुआ था। पहले कोई उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन तुरंत किसी ने एक खास दर्पण निकालकर उसकी असली शक्ल दिखा दी। ये गंगा है, इसे पकड़ो। भीड़ में उत्साह फैल गया, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि फेदर एम्परर, ब्राइट एम्परर और ड्रैगन गार्ड का दबाव इतना ज्यादा था कि कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। गंगा, वहीं रुक जाओ। एम्परर यू और एम्परर ने एक साथ गरजते हुए अपने हाथ हिलाए और दो शक्तिशाली ट्रू लाइट की किरणें छोड़ दीं, जिन्होंने गंगा का रास्ता रोक दिया। वे उसे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। गंगा ने अपनी ट्रू एसेंस का उपयोग करके उन हमलों का सामना किया और आगे बढ़ते हुए उत्साहित होकर बोला, मालिनी, मैं गंगा हूँ। क्या तुम मुझे भूल गई? तभी एम्परर आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, रुको। गंगा रुक गया, लेकिन उसकी नज़रें मालिनी पर ही टिकी थीं। उसने भावुक होकर कहा, मालिनी, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ पाया। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने मुझे भूल गई हो? नीचे खड़ी सोनाक्षी, रागिनी और बाकी महिलाएं भी अब समझ चुकी थीं कि सामने खड़ी महिला मालिनी है। वे सभी उसे पुकारने लगीं, सिस्टर मालिनी, मैं शबनम हूँ। मैं गरिमा हूँ। क्या तुम्हें कोर्टयार्ड हाउस के दिन याद हैं? लेकिन मालिनी का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने बस ठंडी नज़र से उन्हें देखा, जैसे वे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। ये देखकर सब हैरान रह गए। गंगा घबरा गया और बोला, मालिनी, मैं हूँ गंगा। लेकिन उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि मालिनी ने उसे रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे किसी और समझ लिया है। मेरा नाम मालिनी नहीं है। मेरा नाम डीवा है। मैं ग्रेट यू डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ और अब होली एम्परर की डिसाइपल हूँ। आज मैं तुम्हें अपने मास्टर के आदेश पर कैपिटल ले जाने आई हूँ। डीवा, गंगा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में 1000 स्टार की घटनाएं घूमने लगीं। क्या वह सच में डीवा है? या फिर वह मालिनी ही है जिसने अपनी पुरानी यादें खो दी हैं? उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया। बाकी लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी, होली एम्परर ने उसे अपना डिसाइपल बनाया था, और यह खबर बहुत बड़ी थी। इससे उसकी हैसियत इतनी बढ़ गई थी कि एम्परर यू और एम्परर भी उसका सम्मान कर रहे थे। सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम सच में सिस्टर मालिनी नहीं हो? दीवा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम गलत समझ रही हो, और मैं मालिनी नाम फिर कभी नहीं सुनना चाहती। ये सुनकर सभी महिलाएं निराश हो गईं। कुछ देर चुप रहने के बाद गंगा ने एम्परर से सम्मानपूर्वक पूछा, योर मैजेस्टी, ये प्रिंसेस डीवा कब प्रकट हुई, और कब होली एम्परर की डिसाइपल बनी? एम्परर जवाब देने ही वाला था कि डीवा ने उसे रोकते हुए कहा, गंगा, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम्हें इसका जवाब जानने की जरूरत नहीं। एम्परर ने बिना कुछ कहे पीछे हटकर उसकी बात मान ली। फिर डीवा बोली, गंगा, अगर तुम अपनी महिलाओं और भाइयों की जान बचाना चाहते हो, तो अभी मेरे साथ कैपिटल चलो और होली एम्परर से मिलो। इस समय सोनाक्षी और बाकी सभी ड्रैगन गार्ड से घिरे हुए थे। ये साफ था कि सामने वाले के पास सोनाक्षी को रोकने का भी कोई उपाय था। गंगा बेहद सतर्क हो गया। वह जानता था कि अगर वह कैपिटल गया, तो होली एम्परर उसके शरीर पर कब्जा कर सकता है और उसकी सारी शक्तियां छीन सकता है। क्या हुआ? फैसला नहीं कर पा रहे? दिवा ने ठंडे स्वर में कहा और अचानक हाथ हिलाकर ईशानी पर हमला कर दिया। ये हमला बहुत तेज और शक्तिशाली था। रागिनी तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और उसने उस हमले को हाथ से पकड़ लिया। उसने अपनी हथेलियों को रगड़ा, और जब खोला तो वह ट्रू लाइट गायब हो चुकी थी। सब लोग दंग रह गए। ये कौन है? उस व्यक्ति ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, एम्पायर हमेशा न्याय की बात करता है। आज मकसद सिर्फ गंगा को पकड़ना है, तो फिर एक निर्दोष पर हमला करके धमकी क्यों दे रहे हो? यह एम्पायर के लिए शर्म की बात है। एप्लीकेशन में रूथलेस एंड मैं उतना नहीं हूँ का आज रात पूरा अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप डेली इसके मैक्सिमम जितने हो पाएंगे मेरे से पॉसिबल अपलोड करूँगा, और मैक्सिमम चांस रहेंगे नेक्स्ट मंथ तक हम लोग से पूरा दोनों स्टोरीज़ को यूट्यूब के बराबर ला दूँगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेगुलर देखने में। और नई सीरीज़ भी एक अभी और डालूँगा, ड्रैगन प्रिंसेस की पड़ी हुई है, और एक और नई डाल दूँगा आज। और बाकी आज अभी अपलोड कर रहा हूँ बाकी सीरीज़ की एपिसोड, और कुछ मॉर्निंग में डाल दूँगा। मॉर्निंग या कॉलेज जाना होता है इस वजह से कभी भूल जाता हूँ। कल पॉसिबिलिटी होगा तो 12 बजे तक मैं डाल दूँगा। बाकी आज अभी 2 या 3 सीरीज जो हो पाएगी अपलोड करूँगा।